नमस्कार। आज हम हिंदी में भाषा और व्याकरण पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो भाषा किसे कहते हैं। तो आपसे यदि मैं आपसे पूछूं कि भाषा किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे कि हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा। तो आइए हम व्याकरण के माध्यम से जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज में रहने वाले लोग हैं। तो हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रखना चाहते हैं और दूसरों के विचारों को भी हम समझना चाहते हैं। तो ये विचारों का आदान प्रदान ही क्या है? भाषा है। तो अब बुक में देखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए वह अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करना चाहता है। वह अपने इस कार्य को भाषा के द्वारा ही पूर्ण कर लेता है। अपने विचारों एवं भावों को दूसरों के समक्ष प्रकट करने की आवश्यकता के फलस्वरूप ही भाषा का जन्म हुआ होगा। क्या है? जब हमने अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने रखा होगा और दूसरों के विचारों को जानना चाहा होगा, तो उसके फलस्वरूप क्या है? भाषा का जन्म हुआ होगा। यदि भाषा ना होती तो संपूर्ण सृष्टि गूंगी होती। यदि भाषा नहीं होती तो क्या है? हम सब गूंगे होते। इस प्रकार भाषा सामाजिक व्यवहार का माध्यम है। इसका संबंध जीवन के सभी पक्षों से। भाषा क्या है? सभी सामाजिक व्यवहार का माध्यम है और इसका जीवन के सभी पक्षों से एक घनिष्ठ संबंध है। भाषा की परिभाषा आप जानते हैं। भाषा की परिभाषा क्या है? तो भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना है। क्या है? भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है? तो भाष धातु से भाषा शब्द बना है। इसका अर्थ वाणी को व्यक्त करता है। इसका अर्थ किसे व्यक्त करता है? तो वाणी को व्यक्त करता है। इसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है। इसके द्वारा क्या है? वाणी के द्वारा मनुष्य क्या है? अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है। तो यहाँ कहा गया है भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुँचाता है। अब यहाँ क्या परिभाषा बनी कि भाषा वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता। कैसे पहुंचाएगा वह? बोलने के माध्यम से या लिखने के माध्यम से। हमारे मन में कोई विचार है जैसे, तो हम उसे कैसे दूसरों तक पहुंचाएं? बोलकर या लिखकर। तो भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता। सामान्य बोलचाल में कहा जाता है कि विचारों के आदान प्रदान करने को भाषा कहते हैं। भाषा विभिन्न प्रकार की होती है। कितने प्रकार की भाषाएं? अनेक प्रकार की होती, विभिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पंजाबी भाषा, गुजराती भाषा, तमिल भाषा आदि। जैसे क्या है कि अनेक प्रकार की भाषाएं हमारे राज्य में, देश में होती हैं। ठीक है। अब भाषा के रूप आगे हम पढ़ेंगे। भाषा के रूप। भाषा की विकास की दृष्टि से तीन रूप हैं। किसकी दृष्टि से? विकास की दृष्टि से तीन रूप हैं। मौखिक भाषा या कथित भाषा। मौखिक भाषा या कथित भाषा। जब हम अपने भावों और विचारों को मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं वह मौखिक भाषा या कथित भाषा कहलाती। क्या है? जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा या कथित भाषा। जैसे अध्यापक द्वारा कक्षा में छात्रों को पढ़ाने के लिए मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसमें हम मौखिक भाषा का ही प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, जैसे हमें अपने विचार आपके सामने रखना है तो हम बोलकर ही रखेंगे। तो पढ़ाने के लिए अध्यापक किस भाषा का प्रयोग करता है? मौखिक भाषा का। आपको समझाने के लिए भी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसका लिखित रूप नहीं होता। उदाहरण के लिए विनय और पीयूष आपस में बातचीत कर रहे हैं।
यानी क्या कर रहे हैं, विनय और पीयूष आपस में बातें कर रहे हैं। तो आप लोग भी, कि आप लोगों का या हम और आपका आपस में वार्तालाप करना क्या कहलाता है, मौखिक भाषा या कथित भाषा। दूसरा देखते हैं लिखित भाषा। जिस भाषा के द्वारा हम अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह क्या कहलाती है, लिखित भाषा। जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, पत्र, समाचार पत्र आदि लिखने में इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहानी, तो कहानी प्राचीन काल में कितनी अनेक अनेक घटनाएं हुई हैं, अनेक अनेक महापुरुष हुए हैं, और जो कुछ भी घटित हुआ है वह हमें किसके माध्यम से पता चलता, कहानी के माध्यम से। यदि कहानियां नहीं लिखी गई होती तो हम कुछ भी नहीं जान पाते कि हमारे प्राचीन काल में क्या लिखा गया है, क्या हमारे प्राचीन काल का इतिहास है। तो कहानी के माध्यम से और लिखित भाषा के माध्यम से हम उस इतिहास को जानने में समर्थ हैं। तो हम प्राचीन काल के इतिहास को कैसे जान पाए हैं, कहानियों के माध्यम से। जब कहानियाँ लिखी गई तो उसके बारे में हमें पता चला। उपन्यास, यानी उपन्यास में भी आत्मकथा और कहानियाँ लिखी जाती हैं, उसके माध्यम से भी हम अपने देश की प्राचीनता को और उसमें प्राचीन काल में क्या क्या हुआ है उनको हम समझते हैं। नाटक, पत्र अब प्राचीन काल में तो अपने मतलब समाचारों का आदान प्रदान करने के लिए क्या किया जाता था, पत्र का ही प्रयोग किया जाता था। क्योंकि उस समय थोड़ी ना ये मोबाइल फोन या टेलीफोन आदि चलते थे। तो हम अपने मन के विचारों को या हम एक दूसरे के सुख दुख को किसके माध्यम से जानते थे, तो पत्र व्यवहार लिख करके। जब हम अपने मन के विचारों को लिखते थे तो उसके ही पत्र के माध्यम से हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते थे। समाचार पत्र, अब देश विदेश के समाचारों को भी हम अखबार, न्यूज़पेपर आदि के माध्यम से जानते हैं। तो जानने में भी लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो समाचार पत्रों को, पत्र के माध्यम से, सभी के माध्यम से हम विचारों को, लोगों के विचारों को जानने में समर्थ होते हैं। जैसे पीयूष के लिए पीयूष पत्र लिख रहा है। पीयूष क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। सांकेतिक भाषा, जब हम अपने भावों और विचारों को संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। क्या करते, जब हम अपने विचारों को और भावों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर से खड़ा सिपाही इस भाषा का प्रयोग करता है। ट्रैफिक पुलिस मैन है जैसे, तो वह संकेतों के माध्यम से बताता है कि किसको किस दिशा में जाना है। तो यह क्या है, सांकेतिक भाषा कहलाती है। संकेतों के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। इस तरह भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से, मौखिक भाषा या कथित भाषा, दूसरा क्या है, लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। अब देखते हैं आगे बोली। एक सीमित क्षेत्र की भाषा को बोली कहते हैं। किसे कहते हैं, बोली? सीमित क्षेत्र की भाषा को बोली कहते हैं। जैसे यह किसी भाषा का ही अंग होती है, वैसे क्या है, यह किसी भाषा का ही अंग होती है। जैसे आप हिंदी भाषा के अंग में ले लीजिए बुंदेलखंडी, तो हम बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के लिए क्या है बोली, हमारी बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों की बोली क्या है, बुंदेलखंडी। तो ये क्या है, बुंदेलखंड एक क्षेत्र है, ना कि एक देश। तो एक सीमित क्षेत्र की भाषा को बोली कहते हैं। इसमें व्याकरण के नियमों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसमें क्या है, कोई व्याकरण के नियमों का ध्यान नहीं दिया जाता, विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। इसका प्राय साहित्य और सरकारी कामकाज में प्रयोग नहीं होता। बोली का प्रयोग सरकारी कामकाज और साहित्य में प्रयोग नहीं होता। कुछ प्रमुख बोलियां जैसे बघेली, बुंदेली, मारवाड़ी, हिमाचली, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी इत्यादि। कुछ प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं, तो बघेली, बुंदेली, मारवाड़ी, हिमाचली, मैथिली, भोजपुरी,
अवधी, कन्नौजी इत्यादि। अब आगे हम देखेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। तो भाषा का मुख्य रूप लिखित है। क्या है? भाषा का मुख्य रूप लिखित है, अतः इसको लिखने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं जिन्हें वर्ण कहा गया है। तो भाषा को लिखने के लिए क्या निर्धारित किए जाते हैं? ध्वनि चिन्ह। तो ध्वनि चिन्हों के माध्यम से हम भाषा को लिख सकते हैं और इन ध्वनि चिन्हों को क्या कहा गया है? वर्ण कहा गया है। इन्हीं ध्वनि चिन्हों के माध्यम से भाषा लिखी जाती है और ध्वनि चिन्हों के माध्यम से ही भाषा लिखी जाती है। इस लिखने के ढंग को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। इस प्रकार भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। किसे कहते हैं? भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती और नेपाली आदि भाषाओं की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। अंग्रेजी भाषा की रोमन, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी और उर्दू भाषा की फारसी और उर्दू